नमस्कार दोस्तों। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा गया। आइए आज़ादी की पहली लड़ाई के खास बातें जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। On the evening of the 10th of May 1857, the Great Indian Mutiny broke out in the sleepy cantonment of Meerut. 19वीं सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैल गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिससे भारत के ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल के चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिसमें मालाबार के मोपलाह किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फाइजनी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों का और ओडिशा में गोंड्स एवं खोंड्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दंतक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासन वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन चुका था। दूसरा कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मशीनरियों को पूरे भारत में धर्म की परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। तीसरा,
आर्थिक कारण, भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ उनमें काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। चौथा, सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज़्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफ़ी दूर दूर से सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उनकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिक ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को शाम 5 व 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI के विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद 3rd LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हीरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर द्वितीय के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान एवं एक पोते मिर्ज़ा अबू बकर को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ को दबाने का भरकस प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। विद्रोह की असफलता के कारण: पहला,
समिति आंदोलन। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खास तौर पर दोआब क्षेत्र में इसका असर उत्तर के प्रांतों ने इसमें कोई सहयोग नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण का क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भवावेश एवं परिस्थिति वश आगे बढ़े जा रहे थे। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उन्हें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलस हेवलॉक, आउट्रम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसा। इसके उल्टे ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। दूसरा, मध्य वर्ग का हिस्सा नहीं लेना। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से एफर्टलेस रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषाओं द्वारा लोगों के उत्थान का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। विद्रोह के परिणाम। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने यह कंटेंट नवभारत टाइम्स से लिया है, तो सारा का सारा कंटेंट एवं आर्टिकल क्रेडिट नवभारत टाइम्स को ही जाता है। धन्यवाद।